हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 विच विल बी अगेन एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन में छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं स्ट्रेट अवे। देखिए, एक्सेलरेशन को जब हमने डिफाइन करा था, एक्सेलरेशन थी बेटा जी बराबर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। सो दिस वाज बेसिकली फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें बेटा जी बहुत मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड निकालना तो इजी है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब डायरेक्शन निकालनी होगी, तो देखिए गौर से देखिएगा, अगर एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है एक्सेलरेशन का, या आपको एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो उसका मतलब क्लियरली होता है कि आइदर एक्सेलरेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है। और अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मिल गई आपकी बाय चेकिंग द साइन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव है तो अलोंग पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, नेगेटिव है तो अलोंग नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, गौर से देखिएगा, कभी कभी हमें एक सिचुएशन दी होती है, लेट अस सपोज दिस इज अ पाथ अलोंग व्हिच अ बॉडी इज ट्रैवलिंग। हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक, अगर इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी वेक्टर बनाना हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v1। बात समझ में आ रही? अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v2। यानी कि इसका मतलब हुआ दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपको पता है, एवरीवन नोज कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। ये बेटा जी हो गया आपका v1 वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, और ये हो गया आपका v2 वेलोसिटी वेक्टर। बिल्कुल, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा जी रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वी कैन मेक वेक्टर्स एनीवेयर इन द प्लेन प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट रिमेन सेम। ठीक है ना। अब देखिए, चेंज कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गौर से देखेंगे तो मैं यहां से फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया। गौर से देखिएगा, लेट अस कंसीडर दिस वेक्टर टू बी एक्स वेक्टर। अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं बेटा जी v1 प्लस वेक्टर v1 प्लस वेक्टर x दैट्स बेसिकली इक्वल टू v2 वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड क्लोजिंग साइड होता है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, सबको पता है। तो हम x निकाल सकते हैं यहाँ पे, x वेक्टर दैट्स बेसिकली इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट क्लियरली मींस कि ये जो x वेक्टर है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा v। ठीक है ना, क्योंकि वही तो होता है बेटा जी v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन देखें कि ये कहां से है, तो क्लियरली हम वेक्टर की डायरेक्शन देखें, जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू डेल्टा v, तो इसकी डायरेक्शन है बेटा जी फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, है ना। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट वेक्टर से और जाकर रहा है टुवर्ड सेकंड वेक्टर। दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब इस इक्वेशन में गौर से देखेंगे, हमें देखनी है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। गौर से सुनिएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दैट मींस जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहां से है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। दैट मींस या तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन साइन से पता कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से, या अगर हम चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करें तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। एज इन केस of this diagram, the direction of change in velocity vector is from v1 to v2, therefore the direction of acceleration must be equal to v1 to v2। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। दिस इज स्मॉल टॉपिक अबाउट द एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना, हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस करा है 05 लेक्चर में। गौर से सुनिएगा, पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहां पे, स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, the direction of acceleration is either calculated or either checked by checking its sign
तो अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव एक्स और वाई डायरेक्शन में। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is same as that of direction of change in velocity vector. Change in velocity vector. Change in velocity vector. What does that mean? That means जो डायरेक्शन डेल्टा v की है वही डायरेक्शन किसकी है बेटा जी, एक्सेलरेशन की, प्रोवाइडेड द साइन इज सेम, दोनों पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा, अगर ऐसे होगा बेटा जी a इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है बेटा जी, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? तो आप इजीली देख सकते हैं साइन से, या तो इसकी और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, अगर माइनस साइन लगा तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। फेमस इक्वेशन है फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा जी, सेम होती है, यानी कि फोर्स जहां से लगता है एक्सेलरेशन वहीं से होती है, कोई मसला तो नहीं, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम। अगर मैं ऐसे लिखूं फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट अस सपोज, ठीक है ना, तो ऐसा होता है कि फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है और एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होता है। ये जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल केस पॉसिबल हो, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि यहां पे अगर हम लिखे a डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा v की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन सेम होती है। बात समझ में आ गई ना? या अगर ये नेगेटिव हो तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इजीली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है और अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है वो। अब गौर से सुनिएगा, जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, मोशन के बेटा जी दो टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। एक तो होता है बेटा जी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल, मोशन की क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई मसला तो नहीं? अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्ट चलता है ना, जिस वेलोसिटी से वो चलता है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स विद अ पर्टिकुलर और कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं करता, जो इसकी वेलोसिटी पहले होती है वही इसकी वेलोसिटी लास्ट पे होती है, वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी of an object remains constant, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है बेटा जी, कांस्टेंट, यानी कि इट डज नॉट चेंज, ये बिल्कुल फिक्स होती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट चल रहा है अलोंग ए पाथ, ये पाथ है, इसकी जो वेलोसिटी है इट्स 4 मीटर पर सेकंड, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। ये यहां पे देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे देखेंगे 4 मीटर पर सेकंड, लास्ट में देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड। और जब डायरेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। दैट मींस ये जो केस है, ये किसका केस है, इट्स केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करता है और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या कांस्टेंट रहती है, वी कॉल दैट एज यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सी बात है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? क्या हम बोल सकते हैं बेटा जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो? ऑफ कोर्स वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्यों एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है? बिकॉज एक्सेलरेशन तब अराइज करती है जब वेलोसिटी चेंज होती है, बिकॉज वी डिफाइन एक्सेलरेशन चेंज एज चेंज इन वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना। लेकिन जब वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी बेटा जी, जीरो, इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगी नहीं। दैट्स व्हाई ये जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, इसको हम बेटा जी और एक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन।
नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना होती हो, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस कांस्टेंट। इसमें जो वेलोसिटी रहती है ना वो क्या होती है बेटा जी? कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करना, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, आप बोलेंगे सर ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो इस मोशन का और एक नाम क्या है बेटा जी? इट्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आती है। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, इसमें क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है बेटा जी, ऑब्वियसली इसके अपोजिट में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। जब बेटा जी वेलोसिटी चेंज होगी उसका मतलब क्या हुआ? कि वेलोसिटी वेरिएबल है। उसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब है देयर विल बी एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन आएगी। इस केस में वेलोसिटी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर? जीरो। यहां तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बात समझ में आ रही है ना। यानी कि ये जो वेलोसिटी है ना बेटा जी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज वेरिएबल, इट्स नॉट कांस्टेंट। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जो होती है बेटा जी, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन आएगी इसमें और वो जीरो के बराबर नहीं होगी, इट विल बी नॉन जीरो, या ये नॉन जीरो होगी। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं। तो सिंपल सी बात है, मोशन के दो टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। इसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर? जीरो, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें वेलोसिटी बेटा जी वेरिएबल है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगी, बिकॉज there is change in velocity and you know that change in velocity with respect to time is called as acceleration. और जो ये acceleration है it's non-zero, that's why this type of motion is also called as accelerated motion. यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। accelerated motion, इसको बेटा जी accelerated motion बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है मोशन की, ठीक। अगर हम अब accelerated motion की बात करें, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसमें, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहां पे स्पीड इसकी या वेलोसिटी इसकी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है। यहां पे फिर से लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन ये है। आप देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ये कौन सा मोशन हो गया? इट्स बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है ये, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज कर गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसका मतलब हुआ इसमें एक्सेलरेशन आ गई। बात समझ में आ गई ना। तो दिस इज बेसिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज, दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मतलब हुआ इसमें एक्सेलरेशन आ रही है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, जहां तक क्लियर हुआ होगा आपको, ये बिल्कुल सिंपल है। एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन के दो टाइप्स होता है। एक्सेलरेटेड मोशन इसके बेटा जी दो टाइप्स होता है। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली accelerated motion, and second one is non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion. बात समझ में आ गई। अब एक्सेलरेटेड मोशन की या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों में इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तब उसको नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं या यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल। आप देखिए, जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, इसमें जो बेटा जी एक्सेलरेशन होती है, इसमें एक्सेलरेशन होती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। गौर से देखिएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी चेंजेस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी कि जिस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना वो यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उस टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन होती है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा इसमें एग्जांपल आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। दैट मींस मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता होगा बेटा जी, इसमें जो एक्सेलरेशन होती होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी, ऑलमोस्ट आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन हम यूज करते हैं जी, दैट्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका वैल्यू कितना होता है बेटा जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, because we consider these two motions very close to the surface of earth, then it's possible, ठीक है ना। तो अगर हम ज्यादा ऊपर जाए तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती है, वो हम ग्रेविटेशन में देखेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये चेंज होता है, ना ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। when it does not change, that means acceleration is constant and this type of motion is called as uniformly accelerated motion। इसमें बिल्कुल भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, जो एक्सेलरेशन पहले थी वही लास्ट में होगी, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई मोशन देता हूं, मैं पहले ही सेट कर देता हूं एक्सेलरेशन जो उसमें होती है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या कोई व्हीकल है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बस इतना एक्सेलरेट कर सकता है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पहले से इसी वैल्यू पे एक्सेलरेट करता है और फाइनली लास्ट तक इसी वैल्यू पे एक्सेलरेट कर रहा है। क्या एक्सेलरेशन चेंज होती है, ना एक्सेलरेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। और ये किस में आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा। बात समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, अगर इसमें गौर से देखेंगे, अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है तो इसका जो उल्टा होगा उसमें डिफरेंट होता होगा। गौर से देखिएगा, व्हाट इज दैट, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मींस इसमें भी एक्सेलरेशन होगी, बट इसमें जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होती है। इस मोशन में भी एक्सेलरेशन आती है, तभी तो ये एक्सेलरेटेड मोशन की हेडिंग में आता है, ठीक है ना। यानी कि ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होती है ना, उसकी रेट जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज मैं आपको दे रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप देखिए एक्सेलरेशन किसकी फंक्शन है, यहां पे ये टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोलूं, यहां पे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि जब हम टाइम चेंज करेंगे एक्सेलरेशन भी चेंज होता जाएगा। कॉमन सेंस है। लेट्स सपोज मैं ऐसे समझाऊं, अगर हम टाइम लेते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड पे देखते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2t। t का वैल्यू है 1, तो आ गया बेटा जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन यहां पे अगर t हम 2 सेकंड्स लेते हैं तो कितना आएगा, 2 into 2, तो कितना आ गया बेटा जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे अगर हम 3 सेकंड्स ले तो 6 आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो ही टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ती जा रही है। पहले जो एक्सेलरेशन थी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस दिस एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इट्स वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो ही टाइम चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है। इस मोशन को हम बोलते हैं बेटा जी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन मोशन में होती है लेकिन जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन होती है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है। बात समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं। ओके, दैट मींस जब हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, और दूसरे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, गौर से देखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। गौर से देखिएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्या मैं इसमें बोल सकता हूं जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड पावर 0, या मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़्ड पावर 0। उसका मतलब ये हुआ टी रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर 1, एक्स रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर 1। तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि एक्सेलरेशन ना ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है और ना ही पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन द एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज।
अगर हम टाइम की बात करें, टाइम चेंज कर रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है? ना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर टी रेज़ पावर 0 और एक्स रेज़ पावर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कभी कभी फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है, कभी कभी फंक्शन ऑफ पोजीशन भी होता है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही ना? तो उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज़ पावर 0, या कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है ना? तो ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना? यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो इन दैट केस द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ पावर n, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ पावर n, या कोई और वेरिएबल जिस पे एक्सेलरेशन दी होगी, ठीक है ना? और n का जो वैल्यू होगा बेटा जी ये स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि n तो 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो को क्या बनेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रही ना? तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देखिए अगर n का वैल्यू 1 हो गया टी रेज़ पावर 1 तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि टाइम पे डिपेंड करता है। अगर n का वैल्यू 1 हो गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, यानी कि पोजीशन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही ना? इसमें हम एग्जांपल्स फिर से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t², या मैं दूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल 2x²। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन है टाइम का, यहाँ पे फंक्शन है किसका? पोजीशन का। तो अगर हम 1 पुट करें इसमें t इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू t इंटू 1 का स्क्वायर, दैट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे बेटा जी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, वो क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे t2 के बराबर पुट करें, यहाँ पे x2 के बराबर पुट करें तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया? इट्स 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज 2 2 4, ठीक है ना? और यहाँ पे कितना आएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 2 4, फिर से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, टाइम चेंज सॉरी पोजीशन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन आइदर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और फंक्शन ऑफ पोजीशन दी हो, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। बात समझ में आ रही है ना? जब ये वेरिएबल होगी वी कॉल द मोशन एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। शॉर्ट में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें जो एक्सेलरेशन होती है ना वो कांस्टेंट रहते हैं, वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी मोशन अंडर ग्रेविटी किया, प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसमें एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं भी आप एक्सेलरेशन यूज करो उस केस में वैल्यू हमेशा रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? तो दैट मींस अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन होती है बेटा जी वो कांस्टेंट होती है, यानी कि उसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता, वो किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता जो मोशन के दौरान चेंज होता हो। अगर एक्सेलरेशन किसी चीज पे डिपेंड करेगी वहां पे तो वो जो पैरामीटर होता है वो बिल्कुल खुद कांस्टेंट होता है ताकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहे। ये ऐसे पैरामीटर पे नहीं डिपेंड करेगा जो मोशन में चेंज होता हो ताकि एक्सेलरेशन चेंज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन नीड टू बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने आपको यही बोला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर टी रेज़्ड पावर 0 और x रेज़्ड पावर 0 और एनी वेरिएबल जो चेंज होता है ये उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ ना तो ये टाइम पे डिपेंड करता है ना तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि जो एक्सेलरेशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो कांस्टेंट होती है। जो एक्सेलरेशन होती है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन। ना तो ये टाइम पे डिपेंड करती है और ना तो ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना तो ये किसी ऐसे पैरामीटर पे डिपेंड करती है जो चेंज होता हो। बात समझ में आ गई ना? ताकि जो एक्सेलरेशन है ना ये कांस्टेंट रहे। कोई मसला तो नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर है। देखिए अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्क्राइब करना होगा कंप्लीटली, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस। दोस इक्वेशंस आर कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो सिंपल बात, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनको हम डिराइव करते हैं। आराम से देखिएगा, ये 4 होती है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इज v is equal to u plus at, this first equation. Second is
s is equal to ut plus half of at square plus half of at square. Third is v square, basically it's v square mod minus u square mod, that's equal to a dot s, ठीक है ना. एंड फोर्थ होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट्स इक्वल u प्लस a by 2 into 2n minus 1, ठीक है ना. ये चार इक्वेशंस है. दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना. ये जो इक्वेशन होती है पहली, ये जो दूसरी इक्वेशन होती है और लास्ट वाली इक्वेशन होती है, ये तीन इक्वेशंस वेक्टर इक्वेशंस हैं. वेक्टर इक्वेशंस, इसमें जो पैरामीटर्स है वेलोसिटी वेक्टर, बेसिकली यहां पे भी वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन, इसी तरह से इसमें. लेकिन जो ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड है, दिस इज बेसिकली स्केलर इक्वेशन. स्केलर इक्वेशन क्यों स्केलर इक्वेशन है, यहां गौर से देखिएगा. क्या आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें a डॉट a करना होगा, ये किसके बराबर होता है, ये शायद ऐसे होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू कोसाइन ऑफ थीटा. सबने सुना है ना वेक्टर्स में. तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, एक ही वेक्टर है तो 0 होगा, तो ये 1 बनेगा. तो बन गया बेटा जी मॉड ऑफ वेक्टर a. तो टोटल में कितना बन गया, मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर. कोई मसला तो नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है. मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर. दिस बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स. और ये स्केलर क्वांटिटी होती है. दैट्स व्हाई ये बेसिकली यहां पे वेलोसिटी वेक्टर उनका डॉट होता है, वेलोसिटी वेक्टर उनका डॉट होता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट होता है. ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज अ स्केलर इक्वेशन. और इनमें जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं ना, वो गौर से देखिएगा वो किसके बराबर है, क्या क्या और क्या कहलाता है, ठीक है ना. आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं आराम से. हम पैरामीटर्स की बात करते हैं और इनको फिर डिराइव कर देते हैं. गौर से देखिएगा. तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे जो v होता है बेटा जी, इट इज फाइनल वेलोसिटी. जो u होता है इट्स इनिशियल वेलोसिटी. जो s होता है ये बेटा जी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट. और बेटा जी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट और इसमें t होता है, दैट्स बेसिकली टोटल टाइम. इसमें बेटा जी a होती है, दैट्स बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जब एक्सेलरेशन बिल्कुल भी चेंज ना होती हो, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. दैट्स व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. दीज आर द पैरामीटर्स विल बी यूजिंग इन दिस. तो स्टेट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन. मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल सिंपल है ये. गौर से देखिएगा, पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं, ये पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए. अब देखिए गौर से, अगर हम बात करें पहली रिलेशन की, दैट्स बेसिकली v इज इक्वल टू u प्लस at. ये जो रिलेशन होती है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इसका मतलब बेटा जी ये हुआ, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, आपको ये वाली रिलेशन यूज करनी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दिस बेसिकली द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम. तो इसको कैसे डिराइव करते हैं, गौर से देखिएगा. हमने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt. सबको पता है, ऑफ कोर्स यू शुड बी नोइंग दिस. इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है. तो यहां से dv जो बेटा जी होता है, dv किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू adt. गौर से देखिएगा, adt, ठीक है ना. तो यहां पे देखिए टाइम वेरी करता है, क्योंकि पहले इनिशियल टाइम होता है, उसके बाद फाइनल टाइम होता है. उसी हिसाब से वेलोसिटी भी वेरी करेगी. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, dv इंटीग्रेशन दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ adt. ठीक है. यहां टाइम वेरी करता है क्योंकि टाइम वेरिएबल है. बात समझ में आ रही है, तो मैं ऐसे ही लिखूं, यहां पे वेलोसिटी वेरी करेगी कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक. बात समझ में आ रही. और यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो बाहर आएगा एज कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ dt. और टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके t तक. इनिशियल टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम t और फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है ना. तो आपको पता है ये और ये कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होता है. तो क्या बचा बेटा जी, यहां बचा
v और लिमिट्स बचे u से लेके v तक, ठीक है ना। और यहां बचा बेटा जी एक्सेलरेशन a और t बचा, t के लिमिट्स 0 से लेके t तक। बात समझ में आ गई? तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू यस a इंटू t माइनस 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये बेसिकली बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। आराम से देखिए, मैंने u को ट्रांसपोज किया तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। बिल्कुल सिंपल। दिस मेथड इज बेसिकली डिफरेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एंड डिराइविंग दीज रिलेशन, जो 11th में पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन dv dt, तो इंटीग्रल लिमिट्स t चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये बेसिकली यहां से d और इंटीग्रल कैंसिल, v आ गया, t आ गया वैल्यू, v माइनस u a t माइनस 0, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपकी पहली रिलेशन होगी, दैट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। तो ये कब यूज करेंगे, जब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगी एट सम टाइम, ठीक। सेकंड इक्वेशन हियर, आप पॉज करके इसको लिखिएगा आराम से। सेकंड इक्वेशन हियर इज दैट्स बेटा जी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, displacement time relation, which is basically s is equal to ut plus half of a t square। बात समझ में आ गई? इसको डिराइव करता है। तो होपफुली आपने ये पढ़ा होगा। और एक रिलेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहले हमने यूज की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करते हैं। v इज इक्वल टू dx by dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx विल बी इक्वल टू यस, dx विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल टू v इंटू dt। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए, यहां वेरिएबल है x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यहां वेरिएबल है टाइम। तो सिंपल सी बात है, हम इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट स्मॉल टाइम है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस v का वैल्यू अभी हमने निकाला, v इट वाज बेसिकली यस, या ऐसे लिखते हैं पहले v dt, ठीक है। अब देखिए v का वैल्यू हमने अभी निकाला, v किसके बराबर था, u प्लस at। तो हम लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रल ऑफ dx, अभी मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको लिमिट समझा लूंगा। v का वैल्यू होता है बेटा जी u प्लस at इंटू dt, v की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए, जब हम इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हो रही है, और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, गौर से देखिएगा। अगर हम dx की बात करें, इसको ऐसे रखते हैं, dx इट्स इक्वल टू यस इंटीग्रल ऑफ u dt प्लस इंटीग्रल ऑफ at dt। बिल्कुल, इसको इसके साथ प्रोडक्ट, इसको इसके साथ, और इंटीग्रल अलग अलग, अपनी प्रॉपर्टीज पड़ी होगी। बिल्कुल सिंपल। आप गौर से देखिएगा इसको, यहां पे वेरिएबल टाइम, यहां पे भी वेरिएबल टाइम। टाइम कहां से कहां चेंज होता है, इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t, फाइनल टाइम इज t। When you consider time to be 0, the displacement probably will be equal to 0, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम x कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। इनिशियल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल टाइम व्हेन टाइम इज 0, अभी बॉडी चलना स्टार्ट नहीं किया है बॉडी ने, तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड विल बी इक्वल टू 0। अब ये कुछ टाइम के लिए चल रहा है, टोटल टाइम t के लिए, तो आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा बेटा जी x, कहां से कहां तक बचा, 0 से लेके x तक, दीज आर द लिमिट्स। इट विल बी इक्वल, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, इंटीग्रल ऑफ dt कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, प्लस a बाहर आएगा बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म, तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट है ना भाई dt, तो 0 से लेके t तक, बिल्कुल सिंपल है ना। ये बचा बेटा जी x माइनस 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, दैट्स इक्वल टू u, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा बेटा जी t माइनस 0, क्योंकि लिमिट्स डालेंगे या ऐसे लिख दो पहले, 0 से t तक, प्लस a, एक्सेलरेशन बाहर। और t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, गौर से देखिएगा बेटा जी, आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है x dx की, x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज़ पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है ना। अगर n की बात करें तो n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, सबने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n। तो यहाँ पे t dt, ये तो उसी फॉर्म में है ना, x dx फॉर्म में, x dx, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे t रेज़ पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। ये इंटीग्रेशन है, आपने पढ़ी होगी ये। तो ये बेटा जी बन गया x इक्वल टू u t माइनस 0, बात समझ में आ रही ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस a, ये बनेगा बेटा जी यहां से t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक।
कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। यहां तक पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए और एक स्टेप है, बस हो गया। सी x किसके बराबर, x विल बी इक्वल बेटा जी u इंटू टी, यू टी प्लस 2 बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट नहीं लगेगा। पहला लिमिट आएगा बेटा जी टी स्क्वायर माइनस फिर आएगा 0 स्क्वायर, अपर लिमिट टी की जगह टी आएगा, फिर टी की जगह 0 आएगा। तो x विल बी इक्वल टू यस यू टी प्लस a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल में रिलेशन बन गया x इक्वल टू यू टी, जैसे हम लिखते हैं, प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड रिलेशन जो हमें डिराइव कर ली थी, ठीक है ना। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, दिस इज बेसिकली द रिलेशन where t is total time और x is total displacement। याद रखिएगा, t is total time and x is total displacement, आराम से। ओके, उसके बाद देखिए द थर्ड रिलेशन, पॉज करके इसको लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए जो थर्ड रिलेशन है इसकी, दैट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे दोनों में से वो लिख दो, जो अच्छा लगे। तो तीसरी रिलेशन है बेटा जी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, पोजीशन रिलेशन, ठीक है ना। उसको कैसे डिराइव करना है, दैट्स बेसिकली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज बेसिकली द रिलेशन। मैंने आपको पहले ही समझाया ये क्या है, स्केलर इक्वेशन है ये इन चार में से, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए where that acceleration is equal v dv by dx। अगर ये ज्यादा लगे तो मैं पहले ही स्टार्ट कर देता हूं। देखिए क्या एक्सेलरेशन जो बेटा जी होती है वो होती है dv डिवाइडेड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं, dv डिवाइडेड बाई dt इंटू dx बाई dx। ऑफ कोर्स वी कैन राइट दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, वापस एक रिलेशन आ जाएगी। ये बनेगा बेटा जी a इट्स इक्वल टू एस dv डिवाइडेड बाई dx इंटू dx डिवाइडेड बाई dt, ठीक। अब देखिए एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एस, इट विल बी इक्वल dx बाई dt क्या होता है बेटा जी v, तो हम ऐसे लिखें dv डिवाइडेड बाई dx इंटू वेलोसिटी v, ठीक है ना। बिकॉज dx बाई dt किसके बराबर, ये बेटा जी वेलोसिटी के बराबर। तो यहां बचेगा, अगर से देखिएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एस v इंटू dv बाई dx, ये फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए ये आपको चाहिए थी डी बाई डी एक्स, यहां से देखिए कैसे मैंने इसको डिराइव कर, ठीक। अब देखिए हम इसी रिलेशन से बेसिकली स्टार्ट करने वाले थे, हमने आपके लिए इसको डिराइव कर दिया यहां पे, बिल्कुल सिंपल। आराम से देखिए, पॉज करके लिखिए इसको। अब देखिए अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dx, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा बहुत हम मैनिपुलेट करते हैं इस इक्वेशन। क्या मैं लिख सकता हूं बेटा जी a dx विल बी इक्वल टू v dv, ऑफ कोर्स वी कैन राइट दिस, dx को मल्टीप्लाई किया v dv, ठीक है ना। फिर से इंटीग्रेट करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ a dx इट्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dv, ठीक है ना। a कांस्टेंट है, बाहर आएगा a dx, और ये बचा बेटा जी v dv, ठीक। ये फॉर्म हो गई फिर से x dx, x रेज पावर n dx। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा जी, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू राइट हियर, या पहले ये देखेंगे वेलोसिटी कहां से कहां चेंज कर सकती है, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। और इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, या आप यहाँ पे xi और xf लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वो भी चलेगा। अब हम यूजुअली इनिशियली कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट टू बी इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे 0 और फाइनल लिखेंगे x, सिंपल बनाने के लिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा a और बचा बेटा जी x कहां से x से लेके 0 तक। ये देखिए आराम से लिमिट x से लेके 0, और इसकी रिलेशन क्या आएगी, बिकॉज ये इंटीग्रेशन है x रेज पावर n dx, तो उसकी रिलेशन क्या होती है शबाश, इट्स बेसिकली v रेज पावर 2 डिवाइड बाई 2, v रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो कहां से कहां तक बेटा जी, यस u से लेके b तक। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx हमने यूज किया, वो किसके बराबर, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आपका रिलेशन। तो अब देखिए गौर से,
ये हो गया बेटा जी a x माइनस 0, ठीक है ना, दैट्स इक्वल 1/2 बाहर आ गया, ये बचा बेटा जी अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, ठीक है ना, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 2ax दैट्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और मोर अप्रोप्रिएटली हम इसको ऐसे लिखें वेक्टर v का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर u का होल स्क्वायर यानी कि मॉड, ठीक है ना, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर x, सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन व्हिच इज कॉल्ड एज पोजीशन वेलोसिटी और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा यूजिंग वेलोसिटी तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब फोर्थ रिलेशन जो है बेटा जी वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होता है, गौर से देखिए। लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स, तो बिकॉज वह होगा द रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, आराम से देखिएगा at स्क्वायर, तो आपको पता है इसमें जो ये s होता है ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इफ आई राइट s4 यानी कि टाइम कितना मैं ले रहा हूं 4 सेकंड्स, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि 4 सेकंड्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, यानी कि 4 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट कितना चला है, वी कॉल दैट एज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। बात समझ में आ गई ना। ऐसे अगर मैं ऐसे मानूं फॉर एग्जांपल s3, गौर से देखिएगा s3 ये हो गया बेटा जी डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट 3 सेकंड्स चला तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, ये रिलेशन वो है, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बोला ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको अब ऐसे क्वेश्चन आए कि आप फाइंड करो कि 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा है, 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा, आराम से देखिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मानूं S4, तो आपने समझा ये इसका मतलब हुआ 4 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं S3 लिखता हूं तो आपको ये समझ में आ गया कि 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर बेटा जी मैं ऐसे लिखूं S4 माइनस S3, तो उसका मतलब हुआ 4 सेकंड्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस 3 सेकंड्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट्स अज्यूम कि इसने 4 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर्स है और 3 सेकंड्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर्स है। जब मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूं वहां से मिलता है बेटा जी 5 मीटर। आप क्लियरली समझ पाते हैं कि सर इसने 3 सेकंड्स में अगर 15 मीटर्स कवर करे हैं तो जो 4th सेकंड है उसमें इसने चला है 5 मीटर। बात समझ में आ गई ना, यानी कि जो 4th सेकंड है उसमें कितना चला है 5 मीटर। तो इन ऑर्डर टू बेसिकली कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 की जगह n रख लूं, बात समझ में आ रही है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है ना, या n सेकंड्स, और उसके बाद माइनस कर दूं डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। ऐसे डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, माइनस किया तो 4th सेकंड वाला मिल गया। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स, वहां मिलेगा बेटा जी आपको nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस बात को समझे यहां से 4 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट 20, 3 सेकंड्स में कितना 15, तो 4th सेकंड में कितना 4 माइनस 3। बात समझे ना, यानी कि 4 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना, तो वहां से आपको मिलेगा कि 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था 5 मीटर। इसीलिए मैंने 4 की जगह मैंने क्या लिख लिया n, और 3 की जगह क्या आएगा ऑब्वियसली 4 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। सी अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मानूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। मेरी बात समझ आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। मैं फिर से समझाता हूं, 4 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट S4, 3 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट S3। अगर हम S4 माइनस S3 करें उसका मतलब हुआ 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैलकुलेट होगा। इसी तरह से n में और n माइनस 1 में कितना अगर हम सबट्रैक्ट करें तो लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। आप देखिए अगर हम Snth की बात करें, Snth, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं Sn किसके बराबर होता है शाबाश, S होता है बराबर राइट S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब टाइम की जगह मैंने n यूज किया है यहां पे, तो मैं ऐसे लिखूं u इंटू n, un
प्लस 1/2 ऑफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि एन सेकेंड्स यानी कि एन इज टाइम हियर, ठीक है ना। उसके बाद मैं माइनस लिख रहा हूं, माइनस, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए क्या आएगा, शाबाश, u इंटू एन माइनस 1, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब t की जगह n आएगा, यानी कि इसका टाइम आएगा, वो n माइनस 1 है, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। t क्या है बेटा जी, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला बन गई, ठीक है ना। इसको हम सोल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। s nth यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, किसके बराबर, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे लिखेंगे बेटा जी, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ऑफ ए, ये स्क्वायर फॉर्मूला है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिए, ए स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर दैट्स 1 स्क्वायर दैट्स 1 माइनस 2ab, 2 इंटू ए दैट्स n इंटू बी इज 1 दैट मीन्स 2n। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे कंप्लीटली, एस nth डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1/2 ए एन स्क्वायर दैट्स 1/2 ए एन स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया फिर से माइनस, ठीक है ना, 1/2 ए इंटू 1 दैट्स 1/2 ए या a/2 इसको लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना। और माइनस माइनस दैट्स प्लस, तो क्या आएगा बेटा जी, प्लस कितना बचा यहां पे, ये आएगा a/2 इंटू एस, a/2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/2 एन स्क्वायर 1/2 एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, un और माइनस un कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए आराम से। सही, एस nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये बचा बेटा जी, यहां बचा u, ठीक है, और यहां बचा आपका शाबाश माइनस a/2, और यहां बचा बेटा जी an प्लस an, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब देखिए एस nth, ये फॉर्मूला है एस nth की, अब इसको थोड़ा शेप देते हैं, u प्लस a मैं कॉमन लेता हूं, या an माइनस a/2 लिख लेते हैं, पहले मैंने ऑर्डर में लिखा, प्लस और माइनस लास्ट में लिखा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया मैंने, तो एस nth लिख सकते हैं सीधे, एस nth इट्स इक्वल टू u प्लस a/2 में कॉमन निकालता हूं, ये हो गया 2n माइनस 1। गौर से देखिए क्या रिलेशन आएगी, देखो a/2 मैंने कॉमन निकाला, जरा इसको वापस मल्टीप्लाई करता है, a/2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल हो गया, an आ गया वापस, ठीक है ना, माइनस a/2 इंटू 1 क्या आ गया, a/2। बात समझ में आ गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या हो गया, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अगर आपको बोले कोई कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, एक तो होता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो क्या करेंगे आप एस nth लिखेंगे, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, n टाइम होता है तो n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। 4 इक्वेशंस हमने डिराइव करी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s 2as, और एस nth इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। बात समझ में आ गई ना। ये भी बेटा जी वेक्टर इक्वेशन ही है, तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई है। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर, ओके। इसको मैं रब कर दूं, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, बिल्कुल सिंपल है वो, बस इसके साथ वो हम डिस्कस करते हैं। एक होता है बेटा जी, फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये गाड़ी है आपकी यहां पे, लेट अस सपोज दिस इज द कार, ठीक है। अगर लेट अस सपोज आप इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, यू अप्लाइड ब्रेक हियर, आपने ब्रेक अप्लाई की, लेकिन जब आप गाड़ी देखते हैं कहां पे रुकी, यहां पे रुकी, ये आपकी गाड़ी यहां पे रुकी, ये रुकी यहां पे। जब आपने ब्रेक अप्लाई की और जब ये रेस्ट में आई, अब ये रेस्ट में है, ठीक है, ये जो बीच वाली डिस्टेंस से ट्रेवल की, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, उसके बाद जब गाड़ी रुकती है वो कितना डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद और रुकने टाइम तक कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, वी कॉल दैट डिस्टेंस एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकालना होगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक एंड बिफोर द कार स्टॉप्स, जब गाड़ी रुकती है, ठीक है ना, वहां तक और जहां से ब्रेक अप्लाई करते हैं, वी कॉल दैट एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर ये निकालना होगा तो वह होगा फॉर्मूला, देखिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर? 0, क्योंकि ये रुक जाती है। क्या बचा बेटा जी? माइनस u² इक्वल टू 2as। लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी? वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब गाड़ी रुकती है, मैंने आपको बोला है रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट, उसमें वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन दूसरे डायरेक्शन में होती है। सर यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव है। नहीं, ये फॉर्मूला का माइनस है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तभी ये जाके रुकेगा, तभी डिसेलरेट होगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करें, इस माइनस और इसे, हमें अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है तो हम ऐसे लिखेंगे u² डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना, माइनस 2a। तो ये कैंसिल हो गया, वो आएगा बेटा जी u² डिवाइड बाई 2a। कोई मसला तो नहीं। यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर होगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है बराबर u² डिवाइड बाई 2a। ये आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ में आ गई ना? जब आपने ब्रेक अप्लाई की और उसके बाद जब गाड़ी रुकती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स एंड व्हेन द कार स्टॉप्स इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? आप देखिए, अगर इस स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर आपको एक व्हीकल में लेट सपोज एक टाइम पे वो गाड़ी चल रही थी एट सम वेलोसिटी और दूसरे टाइम पे वो किसी और वेलोसिटी से चल रही थी, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है इन बोथ द केसेस। आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर अ व्हीकल मूविंग विथ different velocity, for a vehicle moving with different velocity, तो हम ऐसे लिखेंगे s1 किसके बराबर आएगा? it will be equal to s u1² divided by 2a। s2 किसके बराबर आएगा? इसी के लिए it will be equal to u2² divided by 2a, because जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किसके बराबर? u² by 2a। तो इनको डिवाइड कर देंगे, s1 by s2 किसके बराबर आएगा? it will be equal to s u1² by 2a whole divided by u2² divided by 2a। 2a कैंसिल हो गया, तो s1 by s2 किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू s u1² by u2²। तो आपको अगर दो वेलोसिटीज दी है जिन पे एक व्हीकल चल रही है और एक स्टॉपिंग डिस्टेंस दी है, आप दूसरी स्टॉपिंग डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। या अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों दी है और एक वेलोसिटी दी है, आप दूसरी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ आया स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, गौर से देखिएगा, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से। That concept is called as reaction time. Reaction time. और reaction time का क्या मतलब होता है, गौर से देखिएगा। Let us suppose आप कार ड्राइव कर रहे हैं, you are driving on a road, और suddenly कोई आदमी आगे आ गया, ठीक है ना। जब वो आगे खड़ा हो जाता है, आपने सिचुएशन जो ही ऑब्जर्व किया, आप ब्रेक मारते हैं, ठीक है ना। तो जब आप वो सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ब्रेक मारते हैं, जो टाइम आपको लगता है रिएक्ट करने में उस सिचुएशन को देख के, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये बात समझ आ गई ना? या व्हेन यू सी एनी अनइवन सीन, ठीक है ना, तो आपको डर लगता है, आप रिएक्ट कर लेते हैं, कितने टाइम में आप रिएक्ट कर लेते हैं, वी कॉल दैट एज रिएक्शन टाइम। उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्शन टाइम की बात देखनी होगी या रिएक्शन टाइम निकालना होगा, इजीली हम रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं ऐसे। सपोज पहले नॉर्मली जो रिएक्शन टाइम होता है, मैं ऐसे लिखता हूं T/RXN, ये रिएक्शन टाइम होगा। ये बेटा जी होता है 1/15 ऑफ ए सेकंड फॉर ए नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1/15 ऑफ ए सेकंड होता है, ठीक है ना। जितना ब्रेन ज्यादा फास्ट हो उतना रिएक्शन टाइम कम होता है, और जितना ब्रेन कम काम कर रहा हो उतना रिएक्शन टाइम इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहलिक पर्सन की बात करें या वैसे पर्सन की बात करें जो ड्रग्स लेता हो, मैरिजुआना लेता हो, या ओफीम लेता हो, हेरोइन लेता हो, ठीक है ना, हेरोइन लेता हो, ठीक है ना, तो वो सब चीजें लेता हो, उसके लिए जो रिएक्शन टाइम होता है ना वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी कि उसका जो ब्रेन होता है वो काम करना फिजिबली बंद कर देता है,
तभी उसका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। जितना कम रिएक्शन टाइम होता है ना, उतना आपका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT²। यहां से निकाल सकते हैं आप इजीली रिएक्शन टाइम। कैसे रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सिचुएशन दी, आपने ब्रेक मारी, ठीक है ना, जो ही आप ब्रेक मारते हैं, अगर आपको वो पता चली कि जब आपने ब्रेक मारी और गाड़ी कितने टाइम में रुकी, वो किस स्पीड के साथ जा रही थी, यानी कि U और S के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, तो आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं। दैट टाइम विल बी बेसिकली योर रिएक्शन टाइम, वही आपका रिएक्शन टाइम हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब रिएक्शन टाइम की बात है तो देखिए, लेट्स सपोज हमें ऐसा होगा, क्वेश्चन ऐसे देते हैं इसमें, लेट्स सपोज कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है और एक बंदा ब्रेक अप्लाई करता है, व्हेन ही अप्लाइज द ब्रेक्स, तो क्या वो सडनली रुक जाता है? ना, वो सडनली नहीं रुकता। तो उसमें अगर आपको देखना होगा इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, आपको पता है वेलोसिटी लेट्स सपोज u है, तो टाइम t है, तो आप लेंगे ut विल बी बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल, लेट्स सपोज s1। ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा जी? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस टाइम गाड़ी रुक तो नहीं जाती है ना, ब्रेक अप्लाई करते टाइम भी गाड़ी चल रही होती है। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि आपने रिएक्शन टाइम को ऑब्जर्व किया, आपने ब्रेक मारी, उस टाइम जो डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल की वही कॉल दैट इज s1, ठीक है ना। और ये t कौन सा टाइम हो गया? ये हो गया बेटा जी आपका रिएक्शन टाइम। उस रिएक्शन टाइम में जब आपने ब्रेक मारी, ये गाड़ी कितना चली, वही कॉल दैट इज रिएक्शन टाइम। ये डिस्टेंस हो गई जो रिएक्शन टाइम है। मेरी बात समझ आ रही ना? जब आपने कोई अननोन चीज देखी, सड़क पे एक्सीडेंट होने वाला है, आपने ब्रेक मारी, जब आपने ब्रेक मारी गाड़ी सडनली तो रुक नहीं गई ना, वो तो फिर भी चली, जितना वो चली उस टाइम, उस डिस्टेंस को मैं s1 मानता हूं, दैट्स बेसिकली ut। u इज बेसिकली द वेलोसिटी विद व्हिच वी आर मूविंग एंड t इज योर रिएक्शन टाइम। अब उसके बाद जब आपने ब्रेक मारी तो वो रुक तो नहीं जाती है ना वो गाड़ी, उसके बाद रुकती है आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, दैट्स कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। और वो स्टॉपिंग डिस्टेंस में s2 मानता हूं, वो किसके बराबर है बेटा जी? u²/2a, अभी हमने निकाला, ठीक है ना। तो टोटल में अगर फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस देखें, वो होता है बेटा जी s1 प्लस s2। ये s1 कौन सी डिस्टेंस है? s1 वो वाली डिस्टेंस है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और उसमें गाड़ी कितनी डिस्टेंस चलती है। और s2 कौन सी डिस्टेंस है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितना ये आगे चलती है उसके बाद रुक जाती है, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये s2 स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले आप? एक तो चला s1, दैट्स ut प्लस u² डिवाइडेड बाई 2a। ये जो डिस्टेंस है s वाली, ut प्लस u²/2a, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज मैं आपको ये हो गई टोटल डिस्टेंस जो इसमें आप चलते हैं। ut is that distance when you apply the brake, u²/2 is that distance which is called a stopping distance after you apply the brake, when you are applying the brakes and after you apply the brakes। बात समझ में आ गई ना? ये आप ब्रेक लगाते टाइम जो डिस्टेंस चला रहे हैं, ठीक है ना, चल रहे हैं, और ये वो डिस्टेंस जब ब्रेक लगाई उसके बाद जो चला, स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए गौर से, लेट अस सपोज मैं आपको बोलता हूं ये गाड़ी है, यहां पे सपोज दिस इज द कार, और यहां पे एक बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है, ठीक है ना, बंदी खड़ी है, ठीक है, एक खूबसूरत सी महिला खड़ी है। आपने गाड़ी देखी तो जो ही आपने देखा ये रोड पे खुदकुशी करने निकली है, तो आप क्या करेंगे? आप ब्रेक मारेंगे, ठीक है ना। और लेट सपोज ये डिस्टेंस इस गाड़ी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इट्स x। क्वेश्चन आएगा कि आपने इसको ठोक दिया, उड़ा दिया, या आपने इसको रहने दिया, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है ना, उसके बाद वाली डिस्टेंस और जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे थे वो वाली डिस्टेंस, वो टोटल में कितनी होती है? वो टोटल में s होती है। और कितनी होती है बेटा जी? ut प्लस u² डिवाइडेड बाई 2a। ये तो डिस्टेंस होती है। बात समझ आई ना? अगर ये डिस्टेंस कम हो x से, यानी कि जो डिस्टेंस आप चले ब्रेक लगाते टाइम और ब्रेक लगाने के बाद अगर ये x से कम हो, तो जो एक कन्या है बेटा जी ये बच गई, शी वाज सेव्ड, क्योंकि आप उससे पहले रुक जाएंगे कहीं। बात समझ में आ गई ना? अगर ut प्लस u² डिवाइड बाई 2a ये ज्यादा हुई x से, दैट मींस आपने उसको क्या? उड़ा दिया आपने उसको उड़ा ही दी।
क्योंकि जो रिएक्शन टाइम में आपने जो डिस्टेंस कवर करी और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो थी वो इस डिस्टेंस से ज्यादा थी, आपने इसको अपने साथ ही ले लिया। बात समझ में आ गई? लगता है बहुत ज्यादा दुश्मनी थी इसके साथ, इसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी, ऐसा ही समझो। तो ये बेटा जी हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सीन, ठीक है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम वाला सीन। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द